हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द ट्रैवल करी। मैं हूँ शिल्पी और मैं हूं मिथुन। और आज हम बात करेंगे बाली के लिए आप अपना ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। इंडोनेशिया का यह आइलैंड इंडियंस का एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। बाली आपको एक कंप्लीट पैकेज देता है, चाहे वो हनीमून टूर हो, जंगलों और पहाड़ों का एडवेंचर हो या बीच टूरिज्म हो। तो चलिए फ्लाइट बुकिंग से हम शुरू करते हैं। चलिए पहले देखते हैं इंडिया टू बाली का टोटल डिस्टेंस क्या है। 5829 किलोमीटर्स का टोटल डिस्टेंस है। बस बस का ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं है। चलिए हम इंडिया टू बाली फ्लाइट्स सर्च करते हैं। तो डायरेक्टली गूगल में टाइप करेंगे यहाँ पे फ्लाइट टिकट्स और आपके पास कुछ ऑप्शन शो करेगा, तो किसी भी ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए। नॉर्मली जीडीएस से प्राइस सेम ही आता है सबके पास, और जो डिस्काउंट होता है वो लोग खुद ही प्रोवाइड करते हैं अपने आप। सब पे सस्ता जो है वो 24,252 ये सिंगल फ्लायर का है, मतलब अगर आप अकेले जा रहे हैं तो। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको और देखते हैं क्या रेट्स आ रहे हैं। थोड़ा डिपार्चर डेट थोड़ा आगे करते हैं हम, 24 सितंबर का ले लेते हैं हम, और हम रिटर्न टिकट भी बुक कर लेते हैं दो लोगों का। रिटर्न टिकट बुक करना ऑब्वियसली ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, हम सबको पता ही है। 5-6 दिन तो मिनिमम आपको बाली में देने ही है, क्योंकि इससे कम वहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम 2 दिन में घूम आए, बट आप 2 दिन में नहीं घूम सकते, 2-3 दिन में पॉसिबल नहीं है। तो 5-6 दिन लगा के आप टिकट बुक कीजिए। तो यहाँ पर मैं 3 अक्टूबर का डेट लेके चलता हूँ। तो सर्च करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एक जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हिट हुई है कोविड के टाइम पे, वो है ट्रैवल इंडस्ट्री। और इसी वजह से ही ट्रैवल हो नहीं रहा है कोविड की वजह से, और प्राइसेस आप सामने देखिए कितने ज़्यादा सर्ज है। जो 2017 में जब हम गए थे तो फ्लाइट टिकट सिर्फ 40,000 रुपीज़ था रिटर्न टिकट। यहाँ पे सिंगल जो यूज़र है उसका ही 1 लाख रुपए दिखा रहा है। दूसरा, आप फ्लाइट टाइमिंग्स देखिए, जो टोटल टाइम आप स्पेंड करेंगे वाइल गोइंग टू बाली, 27 आवर्स, 34 आवर्स, 40 आवर्स। ये बहुत ज़्यादा है। 2 दिन, मिनिमम 2 दिन लग रहे हैं, मतलब 2 दिन ऑलमोस्ट टच कर रहा है ये आपको बाली तक ले जाने के लिए। ये रीज़न इसलिए भी है कि जो लो कॉस्ट कैरियर जो है, जो एयर एशिया जैसे थे, वो लोग अभी इतने लंबे डिस्टेंस के लिए फ्लाई नहीं कर रहे हैं। ये ज़्यादातर जो बड़े एयरलाइंस है, टर्किश और एमिरेट्स जैसी फ्लाइट्स हैं, ये फ्लाई कर रही है। तो इस वजह से ही टिकट की प्राइसेस इतने ज़्यादा है। चलिए अब एक बार देखते हैं कि एक्चुअल प्राइस कितनी आती है टोटल। फेचिंग डेटा, लेट्स सी। ओके, 2 लाख रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा है, एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कोविड। सो लेट्स होप कि कोविड ख़त्म होने के बाद ये प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री को, जैसे मैंने बताया, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कोविड के टाइम पे। और इतनी महंगी टिकट्स नहीं थी। इनफैक्ट 2020 के इनिशियल डेज में भी टिकट काफ़ी सस्ती थी, इतनी ही थी जितनी मैंने पहले बुक 2017 में जैसे मैंने बुक किया था। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, बाली इज़ ए वीज़ा फ्री कंट्री। सो यू डोंट नीड ए वीज़ा वाइल एंटरिंग बाली फॉर 30 डेज। हाँ, अगर आप 30 डेज के ज़्यादा वहाँ पे रुकते हैं तब आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो होपफुली कि कोविड के बाद ये प्राइसेस नीचे आ जाए। तो अब हम बात करते हैं बाली में यूज होने वाली करेंसी की। यहाँ की करेंसी को इंडोनेशियन रुपी या फिर आईडीआर भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं $1 की कीमत आईडीआर में है 14,459 इंडोनेशियन रुपीज। यू कैन इमेजिन क्या रेट है ये। $1 की कीमत इतनी है। बट दिस इज अ करंट रेट इन 2021 विच वॉज डिफरेंट इन 2017 जब हम गए थे। नाउ लेट्स चेक ₹1 की कीमत कितनी है। 1 इंडियन रुपी इन आईडीआर इज 194 इंडोनेशियन रुपीज। ये भी करंट रेट है। जब 2017 में आई रिमेम्बर हम जब हमने ट्रिप प्लान किया था, दैट वाज मोर देन 300 इंडोनेशियन रुपीज। बट नाउ द पैंडेमिक हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कुछ बातों का आप ध्यान रखें। पहला, अपने साथ डॉलर्स लेके जाइए, क्योंकि जैसे हमने देखा उनकी वैल्यू ज़्यादा है। दूसरा, आप ध्यान रखें आपके डॉलर्स बिल्कुल साफ हो, उनमें कोई निशान, दाग धब्बे या कटा वटा ना हो, क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो वहाँ पे वो लोग या तो एक्सचेंज वैल्यू कम देंगे या फिर वो कभी कभी मना भी कर देते हैं। तीसरा, आपकी जो डॉलर की डिनोमिनेशन है वो मल्टीपल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 50, 100, क्योंकि वहाँ पे फुल डॉलर वैल्यू ही एक्सचेंज होता है, हाफ पे नहीं होता। तो मान लीजिए आपके पास $100 हैं और आपको उसमें से 50 का एक्सचेंज चाहिए, तो वो लोग आपको
पूरे $100 का ही एक्सचेंज देंगे, 50 का नहीं देंगे। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको किसी ऑथराइज्ड मनी एक्सचेंज से ही अपने डॉलर्स एक्सचेंज करवाने चाहिए, किसी छोटी दुकान या शैक से एक्सचेंज ना कराएं, क्योंकि वहाँ पे स्कैम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट सबसे ज़रूरी बात, उनका बैंकिंग सिस्टम काफ़ी पुराना है, काफ़ी आउटडेटेड है, इसलिए अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पैसे विड्रॉ करने के लिए बिल्कुल यूज़ मत करें और अपने साथ इनफ डॉलर्स लेके जाएं। जाने से 2 दिन पहले एक ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर बुक कीजिए और इसमें उनके टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर चेक कीजिएगा। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनी सेल करती हैं, बट प्लीज़ उसके टर्म्स एंड कंडीशन चेक कीजिए कि क्या क्या कवर करते हैं। आइडियली एक ट्रैवल इंश्योरेंस को आपका मेडिकल कवर करना चाहिए, अगर आपके में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है तो आपका पूरा लगेज कवर होना चाहिए। आजकल एक्सपेंसिव चीज़ें जाती है साथ में, मेरे साथ मेरा पूरा बैग जाता है DSLR का, लेंसेज जाते हैं, अगर आप लोग भी ये चीज़ें ले जा रहे हैं, लैपटॉप, आईपैड वगैरह, ये चीज़ें एक्सपेंसिव होती है, तो ये चीज़ें कवर हो। आपका अगर बाई चांस आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है तो वो उसका कौन खर्चा देगा, वो और होटल का खर्चा अगर आपको वहाँ पे एडिशनल रुकना पड़ता है। तो जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो उतना अच्छा आपके ट्रैवल इंश्योरेंस में। तो प्लीज़ टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर चेक कीजिए और क्या क्या कवर कर रहे हैं उनको ज़रूर चेक कीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर अपना बनवा ले बाली जाने से पहले, अगर आप वहाँ पे 2 व्हीलर ड्राइव करने वाले हैं तो, या फिर 4 व्हीलर। 4 व्हीलर का मुझे तो कोई आइडिया नहीं कि हमें 4 व्हीलर मिलता भी है, बट 2 व्हीलर के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। बहुत इजीली बन जाता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। अब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो पूरा वर्ल्ड का नहीं बनेगा, वो पर्टिकुलर उसी कंट्री का बनेगा और 1 साल के लिए बनता है। ईजिली बन जाता है, हमारे यहाँ पे दिल्ली NCR में तो ईजिली है कि आपका लाइसेंस अगर यहीं से बना हुआ है, आप RTO ऑफिस जाइए, अपने टिकट्स के प्रिंट आउट दीजिए, अपने पासपोर्ट के प्रिंट आउट दीजिए, और वो मेरे को तो 2 घंटे में मिल गया था, और कम से कम 1200 या 1300 रुपये लगते हैं। ये आप ज़रूर लेके जाइए। बहुत से लोग नहीं लेके जाते और फिर अगर कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो मुझे पता है क्या इश्यूज होते हैं। आप कुछ ऑस्ट्रेलियंस के अगर ब्लॉग पढ़ेंगे तो वो लोग बताएंगे कि कैसे वहाँ पे जो पुलिस है उनके लिए हर टूरिस्ट एक जैकपॉट है जो ड्राइव कर रहा है। आपने कोई गलती की नहीं कि उसने आपको पकड़ा नहीं, और अगर आप वहाँ पे पुलिस के हाथों में आ गए, ट्रस्ट मी वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं टूरिस्ट के लिए। आपको इजीली कोई बंदा मिल जाएगा वहाँ पे, कोई बारी का लड़का चला रहा होगा बाइक, स्कूटर, बिना हेलमेट के, कुछ के, उसको नहीं पकड़ेगा क्योंकि उनको पता है उनसे पैसे नहीं मिलेंगे, बट वो टूरिस्ट को ज़रूर पकड़ते हैं अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक की। इनफैक्ट अगर रेड लाइट जंप तो बहुत बड़ी बात हो गई, रेड लाइट पे लेफ्ट या राइट टर्न लेने के लिए वहाँ पे लाइनें बनी हुई है, अगर अपने लाइनों को भी अगर आपने टच कर दिया ना तो भी पुलिस पीछे आ जाएगी। और उनकी पुलिस के पास अच्छी बाइक्स होती है। आप जो बाइक लेंगे या फिर जो भी स्कूटर लेंगे वो 100 सीसी 200 सीसी होगी, उनके पास अच्छी होती है, आप उनको मुझसे भाग नहीं सकते, और भागने से पहले ही वो आपका नंबर नोट कर लेंगे और वो पहुंच जाएंगे उस शॉप में जहाँ से आपने बाइक ली थी, और उनका रिकॉर्ड्स होगा। और पुलिस वाले को जो भी चालान है, अगर कभी ऐसा होता है तो प्लीज़ वहीं पे कर दीजिए। कभी ऐसा मत सोचे कि अगले दिन तो मैं जा ही रहा हूँ, कुछ होगा नहीं। वो लोग आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह सब कुछ ले लेते हैं, और अगर आप पासपोर्ट नहीं दोगे तो वो आपको फिर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे अपने साथ, और जितना आप उनसे बहस करोगे उतना वो चालान बढ़ा देगा, क्योंकि और वो आपको दिखाएगा कि आपका चालान कितना हुआ है। और ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा हेफ्टी फाइन्स है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा फाइन है। हमारे साथ हुआ था एक छोटा सा इंसिडेंट, और हमें पता है, खैर हमने फ़ाइन दे के हम वहाँ से छूट गए। पर ये कभी मत कीजिए कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप वहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, और ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। वहाँ पे ड्राइविंग वैसी जैसे इंडिया में ड्राइविंग है, जिस लेन पे आप ड्राइव करते हो वहाँ पे उस लेन पे भी वही ड्राइव करते हैं। तो बट प्लीज़ रिस्पेक्ट द ट्रैफिक रूल्स और अपनी स्पीड का ध्यान रखिए। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल मत कीजिए। सिम कार्ड की अगर मैं बात बोलूँ तो इंडिया से सिम कार्ड मत लीजिए, वहीं जाके सिम कार्ड लीजिए। अगर आपको कन्वीनियंस है तो आप एयरपोर्ट से ले लीजिए, बट एयरपोर्ट में जो सिम कार्ड है वो 4 टाइम्स एक्सपेंसिव होंगे जो नॉर्मल रेट से, 4 to 5 टाइम्स। इनफैक्ट एक्सचेंज रेट भी जो एयरपोर्ट पे है वो बहुत कम मिलता है, और सिम कार्ड अगर वहाँ से लेंगे तो आपको महंगा मिलेगा। बट आप देख लीजिए जो आपको कन्वीनियंट लगता है। हमने तो होटल जाके लिया था, होटल से बाहर थोड़े बहुत शॉप्स थे, हमने वहाँ से लिया तो हमें 3 टाइम्स सस्ता पड़ा सिम कार्ड। और कितने का, 10 दिन के वैलिडिटी का हमें सिम कार्ड मिल गया था, और जिसमें अच्छा खासा डेटा भी था, बैक इन 2017 की अगर मैं बात करूँ। ट्रांसपोर्ट की मैं अगर बात करूँ तो 2 व्हीलर का जो वहाँ पे रेंट है कम है, 50,000 IDR यानी कि 250 रुपये से लेके, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ बाइक जो आप ले रहे हैं। महंगी से महंगी बाइक भी वहाँ पे कितने 600 650 रुपये दिन के हिसाब से मिल जाती है। पेट्रोल बहुत चीप है, हमारा कितना 50 या 60 रुपये में तो वो फुल कर देता था पूरा टैंक उस टाइम। ऊबर का ध्यान रखिए, वहाँ पे ऊबर सर्विसेज है, बट मुझे अपडेटेड नहीं है ऊबर का, क्योंकि ऊबर को लेके बाली में बहुत ज़्यादा अभी इशू हुआ था।
वो इशू फिजिकल क्या नाम है वायलेंस पर भी आ गया था, टूरिस्टों को उतार दिया था कई लोगों ने, क्योंकि ऊबर के रेट्स बहुत कम हैं और जो उनके रेट्स हैं नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर्स के जो इंडिविजुअल होते हैं थोड़ी बहुत कंपनी, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा है। बाली का याद रखिए जो 90% इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर ही टिका हुआ है, तो ये सब चीज़ें होना वहाँ पे बहुत लाजमी है। अब कोई सस्ता आ जाता है बीच में तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आती ही आती है। और ऊबर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि नॉर्मल टैक्सी के रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप एयरपोर्ट से अगर आप कोटा तक जाएंगे, दिनपासा एयरपोर्ट थोड़ा सा ही डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का, तो वहीं का ही वो 700-800 रुपये चार्ज कर लेते हैं। ऊबर का जो रेट है वो बहुत कम है, 100-150 रुपये था जब हमने लिया था। तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा अगर ऊबर सर्विसेज वहाँ पे चल रही है तो अब बात करते हैं होटल्स की। बाली बीइंग अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहाँ पे हर टाइप का होटल आपको मिलेगा, फ्रॉम 2 स्टार 3 स्टार टू मिड साइज बजट होटल टू beach resorts and villas. There is a hotel that suits every kind of budget. हम लोग एक 3 स्टार होटल में रुके थे which is located in कुटा, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, रूम काफ़ी स्पेशियस थे और वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, वेरी पोलाइट एंड वेरी सपोर्टिव। अब जब आप जिस होटल में आप रुकेंगे, जहाँ पे आप लोकेशन लेंगे उस चूज़ करेंगे, दैट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर आइटनरी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी आइटनरी में साउथ और सेंट्रल बाली घूमना है तो फिर आप कुटा को अपना बेस बनाइए, क्योंकि कुटा इज़ द सदर्न मोस्ट part of Bali, which is also a major party destination, a very happening location actually, and very close to the airport also. तो आपको वापसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी when you are going back to the airport, और साउथ एंड सेंट्रल बाली आप अच्छे से कवर कर पाएंगे if you stay in कुटा। अगर आपके आइटनरी में नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट बाली है तो फिर बेटर होगा कि आप सेंट्रल या नॉर्थ बाली में रुकें, उन्हीं को अपना बेस बनाएं इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू सेंट्रल और साउथ टू वेस्ट। वो बहुत लंबा पड़ जाएगा एज डिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है 2 डेस्टिनेशंस के बीच में। सो यू चूज़ योर होटल अकॉर्डिंग टू द आइटनरीज दैट यू मेक एंड द प्लेसेस दैट यू वांट टू सी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, जहाँ पे हम बाली के डेस्टिनेशंस को डिटेल में कवर करेंगे।